नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की नदियों को मध्य प्रदेश के नक्शे में, मध्य प्रदेश के मानचित्र में दर्शाया जा सकता है। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और उस पे से आपने अपनी नोट्स में वो नक्शा बना लिया होगा। तो आज हम चालू करेंगे उसकी थ्योरी के बारे में कि मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, अलग अलग नदियों के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक भूमिका बना लें कि क्या लिखना है हमें। अगर मेंस में आंसर आता है लिखने को तो हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है वो प्राकृतिक जल उपलब्ध है। जल धन या जल जो है वो उपलब्ध है। यहाँ लगभग 200 छोटी बड़ी नदियों का जल प्रवाहित होता है। 200 जो अलग अलग नदियाँ हैं, कई सारे जिलों में बहती हैं अलग अलग नदियाँ, तो वो कम से कम 200 है संख्या में मध्य प्रदेश में जो बहती हैं। और इसी कारण से जल धन जो है वो अत्यधिक उपलब्ध है, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। और इसी कारण से ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ये आपने मध्य प्रदेश एक परिचय में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के अन्य नामों में कि हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश और नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका मतलब नदियों का घर, उनका पैतृक घर जो है वो मध्य प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां जो हैं वो उद्गमित होती हैं। तो ये आपको पता चल गया, ठीक। अब अगला पैराग्राफ क्या लिखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की नदियां जो हैं वो मुख्यतः प्राचीन हैं। हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, जो मध्य प्रदेश का भूभाग है, मध्य प्रदेश राज्य का जो भूभाग है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो भू क्षेत्र आता है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का बना हुआ है, वो नवीन नहीं है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का जो भी भारत देश है वो नवीन संरचना है। वो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टियों से या फिर जो प्लेट टकराने से, प्लेट टेक्टोनिक आप पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनी की, उसके टकराने से जो हिमालय पर्वत बना है उसके द्वारा बनी हुई भूमि है। बाकी मध्य प्रदेश से लेकर उसके नीचे की दक्षिण भारत तक की जो भूमि है वो प्राचीन भूमि है। बहुत ही पुरातन समय से, जब से पृथ्वी है तब से ये भूमि वहाँ पर स्थित है। तो जो यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं इस भूमि में वो भी प्राचीन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन नदियाँ। इस कारण से मैंने प्राचीन शब्द यूज़ किया है। तो प्राचीन व मानसूनी स्रोत पर निर्भर हैं, ये आप अंडरलाइन कर लें कि मानसूनी स्रोत पर निर्भर हैं। यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है। नर्मदा या ताप्ती नदी को, जो बड़ी नदियाँ हैं, चंबल नदी, कोई ग्लेशियर नहीं है। ये मानसूनी जल, बारिश का पानी जो होता है, ये जब आता है तब ये बह बह कर आता है। इनका अपवाह क्षेत्र होता है। किसी भी नदी का एक बहुत बड़ा अपवाह क्षेत्र होता है। अपवाह क्षेत्र मतलब जिस भूभाग का जल जो है वो बहकर उस नदी में जाता हो। तो जैसे अपवाह क्षेत्र में आपको बताऊं कि ये नदी है, मान लिया आपने, और ये कोई उसका अपवाह क्षेत्र होगा। मतलब इस एरिया में जो भी पानी बहेगा, जो भी पानी बरसेगा, जो जितनी भी वर्षा होगी वो सब बह बह के इस नदी में जाएगा और इस नदी के थ्रू सागर में जाएगा। तो इसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो जो भी अपवाह क्षेत्र है वो ग्लेशियर पर आधारित नहीं है, मानसून पर आधारित है। गंगोत्री यमुनोत्री का आपने नाम सुना होगा, जहाँ से गंगा और यमुना नदी उद्गमित होती हैं, वो ग्लेशियरों के नाम है। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम है, जिस ग्लेशियर में से जो बर्फ है वो पिघल कर नदी का रूप लेती है, पानी बन जाती है। तो ठीक, अब मानसून स्रोत पर निर्भर है। यह मुख्यतः नवीन हिमालयीन नदियों की सहायक जल स्रोत हैं। मतलब इसका मतलब क्या कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो नवीन नदियां हैं। हमारे मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत की नदियां प्राचीन नदियां हैं। तो हिमालय की नदियां जो भी निकलती हैं वो नवीन नदियां हैं, क्योंकि वो इनसे बाद में बनी हैं। और इसके बाद हम देखें तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं ये जाकर गंगा यमुना नदी में मिलती हैं। गंगा यमुना नदी की सहायक नदियों के तौर पर कार्य करती हैं। ये आपने पिछले वीडियो में मैप में देखा होगा, ठीक। तो अब ये इसी कारण से हिमालयीन नदियों, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, उनकी सहायक जल स्रोत हैं। ये आप लिख लेंगे और ये याद कर लेंगे,
ठीक। अगला पॉइंट हम क्या देखें कि मध्य प्रदेश की उत्तरी दिशा में प्रवाहित नदियां गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। किस तंत्र का हिस्सा है? गंगा अपवाह तंत्र का। मैंने आपको अपवाह तंत्र बता दिया क्या होता है। और नदियां तो जो उत्तर की दिशा, मध्य प्रदेश के नक्शे में हम देखें जो उत्तर की दिशा में जो नदियां हैं, विंध्याचल पर्वत से उत्तर, विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में जो नदियां स्थित हैं, वे सारी नदियां जाकर गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। चंबल हो, बेतवा हो, केन हो, सोन हो, टोंस हो, कोई भी, काली, सिंधु, पार्वती हो, ये सारी नदियां जो हैं ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं। ठीक, ये आपने जाना। अब वहीं जो दक्षिण मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा हैं। किस नदी तंत्र का? गोदावरी। अब महाराष्ट्र में बहती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र में बहती है और उसी नदी तंत्र का हिस्सा है हमारी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित नदियां। नर्मदा और ताप्ती तो अलग नदियां हैं, ये डायरेक्ट जाकर, किसी की सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्ट जाकर बड़ी नदियां हैं, ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी के आसपास गिर जाती हैं। और उसके बाद अगर देखें कि पेंच नदी, उसके बाद कई सारी ऐसी नदियां हैं जो वर्धा नदी हो गई, वो सारी नदियां जाकर गोदावरी नदी में मिलती हैं और गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं, उसे जल पहुंचाती हैं। तो ये आपने याद कर लिया। ठीक। अब मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक क्या है? मेरे पिछले वीडियो आपने देखे हो अगर तो आपको मालूम होगा जल विभाजक क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये एक पहाड़ है। पहाड़ के वाले क्षेत्र में पानी गिर रहा है, तो जो ये पानी गिर रहा है ये इधर जाएगा, ये वाला पानी इधर जाएगा। तो जो इधर नदी बह रही है और जो इधर नदी बह रही है, तो यहाँ वाली नदियों को इधर वाला पानी मिलेगा और यहाँ वाली नदियों को इस ढलान से होकर गिरने वाला पानी मिलेगा। तो जो पहाड़ है वो एक तरह से जल का विभाजन कर रहा है कि कहाँ पे कौन सी नदी में कितना पानी जाएगा। तो जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा जल विभाजक है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसी कारण से जो उत्तर मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र पर जाती हैं और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो गोदावरी नदी तंत्र में जाती हैं। तो ये आपने जाना और ये आप लोग लिख लें एक बार पूरा। अब आगे हम चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अब हम चालू करेंगे नर्मदा नदी तंत्र के बारे में सारी जानकारी जानने की। तो सबसे पहले तो हम नर्मदा नदी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी नदी है और अगर देखा जाए तो ये भारत में ही, सिर्फ भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो 5वीं सबसे बड़ी नदी कैसे है कि बहुत सारी नदियां हैं जो कई देशों में बहती है, जैसे गंगा, यमुना जो हैं वो नेपाल, उसके चाइना, नेपाल, भारत, बांग्लादेश ऐसे जगहों पर बहती हैं। उसके ब्रह्मपुत्र भी चाइना में बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है और बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो कई देशों में बहती है। पर अगर सिर्फ ऐसी नदियों को देखें जो सिर्फ भारत में बहती हों तो उस हिसाब से नर्मदा जो है वो सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद अगर हम सभी नदियों की बात करें जो कई देशों में बहती हों पर अगर देखें भारत की लंबाई के हिसाब से तो वो फिर 5वीं सबसे बड़ी नदी आ जाती है। तो बाकी और क्या जानकारी हो सकती है? तो नर्मदा नदी के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? क्या चीज़? उद्गम। उद्गम मतलब कहाँ से ये पैदा होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका जल स्रोत चालू होता है, कहाँ से इसका बहाव क्षेत्र चालू होता है। तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी, जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है, अमरकंटक से निकलती है। वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, मैंने आपको वहाँ भी बताया है। अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले से सावित्री सरोवर से निकलती है। ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, ये आप नोट कर लें। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हमेशा से आदत रही है कि वह ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो पहले कभी ना आए हों और लोगों ने ना जानने की कोशिश की हो। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान रखते जाएं कि ये सावित्री सरोवर से निकलती है। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको आंसर जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से दे देगा सरोवरों के नाम, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो सावित्री सरोवर से निकलती है, आप ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, इसका प्रवाह दिशा व क्षेत्र क्या है? तो प्रवाह दिशा जो है हम जानते हैं कि वो अमरकंटक से निकलती जो पूर्व दिशा में है और वहाँ से निकलते हुए विंध्याचल और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के बीच में जो भ्रंश घाटी है वहाँ बहते हुए पूरी घाटी में बहती है। तो पश्चिम दिशा की ओर आती है, जैसे यहाँ पर है तो इस दिशा में आ रही है। तो ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो पश्चिम दिशा की ओर आ रही है।
पश्चिम दिशा की ओर आती है और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों में बहती है और उसके बाद गुजरात स्थित जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो समाप्ति अगर हम देखें तो ये खंबात की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है वैसे ये अरब सागर का भाग, पर गुजरात के राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आप ध्यान रखें। अब सहायक नदियां हम इसकी देखें। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदियां, वह छोटी छोटी नदियां, ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं पर छोटी होती है अधिकतर सहायक नदियां, वह छोटी छोटी नदियां जो अपने जो भी जल क्षेत्र है, जो भी जल है, उसे बहाकर किसी एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, किसी सागर में ना गिरकर डायरेक्ट किसी नदी में मिलती हैं, तो वो सहायक नदियां कहलाती हैं। और जो नदियां जाके सागर में गिरती हैं वो बड़ी नदियां होती हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो छोटी नदियां जो अपना जल ले जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, सागर में नहीं गिरती। तो सहायक नदियों की अगर बात करें तो नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं किसकी? सिर्फ नर्मदा नदी की, छोटी छोटी। तो जो 22 नदियां हैं उनमें से 41 में से 22 नदियां जो हैं वो बाएं तरफ से मिलती हैं। अब इसका दायां बायां कैसे देखें किसी नदी का? तो आप अपने आप को यहाँ पर ऐसे खड़ा माने, तो इस तरफ, अब मैं इधर ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, तो ये मेरा दायां साइड, ये मेरा बाएं साइड, इधर से नदी निकल रही है। तो दाएं साइड से कितनी? 19 नदियाँ दाएं तरफ से, मतलब इधर से आकर मिलती हैं, और इधर से आकर तो मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर से अगर देखें तो ये दायां होगा इसका, उत्तर से यहाँ से 19 नदियाँ आती हैं और यहाँ से 22 नदियाँ आती हैं। ये आपको समझ में आ गया? ये आप समझ लें और ये सारे कंसेप्ट आप क्लियर रखें कि किस प्रकार से कौन सी दायां कौन सा बायां, मैप में किस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी कंसेप्ट क्लियर रखने में। ठीक, अब इसकी सहायक नदियों के नाम पशुओं व रसोई घर के सामानों के नाम पर आधारित हैं। पशुओं के नाम पर कैसे? जैसे शेर, हिरन, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों के नाम जो इस तरह के हैं। और रसोई घर के तवा, दुधी, शक्कर, और भी नदियां हैं जो बंजर, कुंदी, तो ये सारी नदियां जो हैं ये आप ध्यान रखें कि ये इस तरह के नाम अगर आते हैं तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ये शेर, हिरन इस नाम से अगर कोई आता है कि किस नदी की सहायक नदी है तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, अब अगर हम अन्य नाम देखें, अन्य नाम क्या क्या है नर्मदा नदी के? बहुत सारे। तो सबसे पहले तो आता है रेवा, दूसरा मैकल सुता, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, सुता मतलब पुत्री, और नदियों को पर्वतों की पुत्री माना जाता रहा है पुरातन समय से। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती, तो इसलिए मैकल, और सुता मतलब पुत्री, मतलब मैकल की पुत्री। तीसरा नाम मध्य प्रदेश की गंगा। अब भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी है, तो इस कारण से अगर मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो वो नर्मदा नदी है। इसी कारण से उसे मध्य प्रदेश की गंगा नाम की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अगला नाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अब मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो जल है वो इसी नदी में बहता है, और आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई, पेयजल की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी बिजली की व्यवस्था जो बांधों के द्वारा टरबाइन चलाकर बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये पूरी करती है और लोगों को रोजगार देती है, बहुत सारी चीज़ों की हमारी खाना पूर्ति करती है। इस कारण से इसे जीवन रेखा कहा जाता है। आप ये ना देखें कि कुछ भी याद कर ले, जीवन रेखा क्यों कहा जाता है आप ये समझें। ठीक, अब उसके बाद गुजरात की जीवन रेखा है। ऐसे ही ये गुजरात की भी सबसे बड़ी नदियों में से एक है, तो इस कारण से गुजरात में भी ये सिंचाई, पेयजल और बिजली आपूर्ति, इन सभी चीज़ों की पूर्ति करती है। इस कारण से इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नामोदोष, नामोदोष ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रीक विद्वान थे टालमी, उन्होंने इसे नामोदोष कहा है। उसके बाद सोमो देवी, ये एक और नाम है सोमो देवी। तो ये सारे नाम थे क्या क्या? रेवा, मैकल सुता, मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, नामोदोष और सोमो देवी। ये सारे नाम थे जो नर्मदा नदी के से रिलेटेड है। नर्मदा नदी को इन नामों से जाना जाता है। तो ये थी नर्मदा के बारे में थोड़ी जानकारी। अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो नर्मदा की और भी वृहद जानकारी देखेंगे। ये वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो, तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम नर्मदा के पार्ट 2 की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।